नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर दरभंगा में कांग्रेस के मंच से की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में एनडीए ने गुरुवार को बिहार बंद का आह्वान किया। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहे इस बंद का असर पटना, गोपालगंज, बगहा और लखीसराय सहित कई जिलों में देखने को मिला। एनडीए कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करते दिखे और जगह जगह बाजार व दुकानों को बंद कराया गया। भाजपा नेताओं ने इसे सफल बताते हुए कहा कि यह केवल प्रधानमंत्री की मां का नहीं बल्कि देश की नारी शक्ति का अपमान है। महिला कार्यकर्ता भी विरोध में सड़कों पर उतरी। हालांकि आपात सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, एम्बुलेंस, पुलिस और फायर ब्रिगेड को बंद से बाहर रखा गया। लेकिन वहीं बंद के दौरान आम लोगों को हुई दिक्कतों को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रशासन जनता की सुविधा सुनिश्चित करने में विफल रहा। इस विवाद ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है और आने वाले दिनों में इसे लेकर राजनीतिक टकराव और तेज होने के आसार हैं। बिहार बंद के दौरान भाजपा ने दावा किया है कि यह आंदोलन प्रधानमंत्री मोदी की मां के सम्मान के लिए है, लेकिन कई घटनाओं ने इसकी सच्चाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल बंद के दौरान आरा में एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने से रोक दिया गया। परिवार की गुहार के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आज बंद है, यह काम कल क्यों नहीं करवाया। इसके अलावा एक शिक्षिका और छात्राओं के साथ भी धक्का मुक्की हुई इन घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और विपक्ष ने बीजेपी पर मानवता के खिलाफ व्यवहार का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने एक पोस्ट कर लिखकर सवाल किया कि क्या मां के सम्मान के नाम पर गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की जान ली जाएगी। विपक्षी दलों ने कहा कि जनता ने इस बंद को समर्थन नहीं दिया और इसे बीजेपी की गुंडागर्दी करार दिया। पर अब सवाल यह उठता है कि क्या मां के नाम पर राजनीति सिर्फ वोट बैंक की चाल है और क्या वोट बैंक के लिए आप दूसरों की मां और बहनों को अपमानित करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में गुरुवार को बंगाली प्रवासियों के खिलाफ कथित अत्याचारों पर चर्चा के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार, वोट चोरी और बंगाल विरोधी मानसिकता का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी बंगाल को दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहती है और इसे अपनी कॉलोनी बनाना चाहती है। हंगामे के बीच बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी की और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के निलंबन का भी मुद्दा उठाया। इस दौरान बीजेपी चीफ व्हिप शंकर घोष को दिन भर के लिए निलंबित कर मार्शलों द्वारा बाहर निकाला गया, जिसमें धक्का मुक्की में उनके घायल होने की खबर है। दरअसल शंकर घोष को जब निकालने के लिए मार्शल आए तो बीजेपी विधायक फील्ड में पहुंच गए और जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान विधानसभा में नारेबाजी और धक्का मुक्की के बीच शंकर घोष के घायल होने की खबर सामने आई। वहीं ममता ने कहा कि बीजेपी प्रवासी बंगालियों को बांग्लादेशी बताकर उत्पीड़न कर रही है, जो अस्मिता पर हमला है। वहीं भाजपा ने ममता के बयानों को भड़काऊ बताते हुए उन पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। यह विवाद 2026 विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी और भाजपा के बीच बढ़ते टकराव का संकेत माना जा रहा है। 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में बीमा लेने वालों को बड़ी राहत दी गई है। अब व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। यह नियम 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। अभी बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगता है, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक भुगतान करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर 200 रुपए के प्रीमियम पर 36 रुपए टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब ग्राहक केवल 200 रुपए ही देंगे। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी न मिलने से बीमा कंपनियों की लागत बढ़ सकती है, जिससे वे उपभोक्ताओं से वसूलने की कोशिश करेंगी। कंपनियां प्रीमियम बेस अमाउंट बढ़ा सकती हैं या पॉलिसी शर्तों में बदलाव कर सकती हैं। हाल ही में बदले गए बीमा पॉलिसी सरेंडर नियमों 2025 के कारण भी बीमा कंपनियां वैसे ही सरेंडर वैल्यू बढ़ाने की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि सरेंडर की वजह से लागत बढ़ रही है। ऐसे में प्रीमियम सस्ता तो होगा, लेकिन उतना नहीं जितना उम्मीद की जा रही है। कुल मिलाकर बीमा लेने वालों के लिए राहत है, पर पूरी तस्वीर आने वाले समय में साफ होगी। जीएसटी में अब 2 स्लैब 5 और 18% रहेंगे। यह नई व्यवस्था इसी महीने 22 सितंबर से लागू हो जाएगी। जीएसटी परिषद ने इसकी मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के तहत मौजूदा 12% और 28% के टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही कुछ खास सामानों पर 40% की विशेष कर दर लागू की जाएगी। जीएसटी परिषद ने अपनी 56वीं बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की दरों में बड़े पैमाने पर सुधार को मंजूरी दी है। केंद्र और राज्यों ने मिलकर 5 और 18% की 2 स्तरीय कर संरचना को स्वीकार किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस मैराथन बैठक में
राज्यों ने सुधार का समर्थन किया। सरकार ने जीएसटी स्लैब में बदलाव को दिवाली गिफ्ट बताया है। जीएसटी काउंसिल ने कई जरूरी चीजों पर टैक्स घटाने का बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब रोजमर्रा की चीजें जैसे हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश और शेविंग क्रीम पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, जबकि पहले यह 18% लगता था। स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर से जीएसटी पूरी तरह हटा दिया गया है। किसानों को भी फायदा हुआ है। ट्रैक्टर के टायर और पार्ट्स पर अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। अब सवाल ये है कि पुराने ई-वे बिल वैसे ही मान्य रहेंगे, नया बनाने की जरूरत नहीं। कोल्ड ड्रिंक्स पर 40% टैक्स क्यों रखा गया? वो इसीलिए ताकि समान तरह के उत्पादों पर एक जैसा टैक्स रहे और गड़बड़ी ना हो। इंडियन ब्रेड जैसे पराठा, रोटी, पिज्जा ब्रेड पर अलग अलग टैक्स क्यों था? अब सभी भारतीय ब्रेड को टैक्स से छूट दी गई है। पनीर और चीज में अलग टैक्स क्यों? बता दें कि अनपैक्ड पनीर पहले से टैक्स फ्री था और पैक्ड पनीर पर भी राहत दी गई है ताकि छोटे स्तर पर बनने वाले इंडियन कॉटेज चीज यानी पनीर को बढ़ावा मिले। जीएसटी काउंसिल की बैठक में नई दरों पर सहमति बनने के बाद इसे लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने दावा किया कि वह 2017 से ही जीएसटी सुधार की मांग करती रही है और अब उसकी बात मानी गई। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस लगातार जीएसटी 2.0 की वकालत करती रही है। वहीं सरकार ने कांग्रेस के दावे को खारिज किया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार ने सभी राज्यों का भरोसा जीतकर जीएसटी लागू किया और इसे 8 साल से सफलतापूर्वक चला रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न्यू जनरेशन रिफॉर्म्स पर काम किया गया और जीएसटी को सरल बनाने का निर्णय लिया गया। सरकार का कहना है कि पहले की केंद्र सरकार पर राज्यों का भरोसा नहीं था, लेकिन मोदी सरकार ने इसे मिलकर संभव बनाया। मणिपुर में शांति बहाली की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कुकीज़ो परिषद ने राष्ट्रीय राजमार्ग 02 को यात्रियों और आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही के लिए खोलने पर सहमति जताई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि परिषद ने सुरक्षा बलों के साथ पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया है। बता दें कि यह राजमार्ग मई 2023 में मैतई और कुकीज़ो समुदायों के बीच भड़के जातीय हिंसा के बाद बंद कर दिया गया था। राजमार्ग खोलने से राहत शिविरों में रह रहे विस्थापित परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इसी दौरान नई दिल्ली में गृह मंत्रालय, मणिपुर सरकार, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट के बीच त्रिपक्षीय बैठक हुई, जिसमें 1 साल के लिए निलंबन ऑफ ऑपरेशन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते में मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने, शांति स्थापित करने, शिविरों की संख्या घटाने, हथियार जमा कराने और कैडरों का सख्त सत्यापन जैसे नियम शामिल हैं। बता दें कि यह कदम प्रधानमंत्री मोदी की मणिपुर की संभावित यात्रा से पहले उठाया गया है। 2023 में पूर्वोत्तर राज्य में भड़की जातीय हिंसा के बाद पीएम मोदी की यह पहली मणिपुर यात्रा होने वाली है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनके बेटों पर बड़ा आरोप लगाया है। पवन खेड़ा ने कहा कि नितिन गडकरी सरकार में मंत्री हैं और उनके दोनों बेटे निखिल गडकरी और सारंग गडकरी एथेनॉल बनाने वाली कंपनियों से जुड़े हैं। इनमें शामिल है सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और मानस एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। आरोप है कि सरकार में बैठे पिता पॉलिसी बना रहे हैं और बेटे उसी पॉलिसी से मुनाफा कमा रहे हैं। कांग्रेस ने डेटा भी पेश किया। निखिल गडकरी की कंपनी सियान एग्रो का जून 2024 में रेवेन्यू 18 करोड़ था, जो जून 2025 में बढ़कर 723 करोड़ हो गया। इसी कंपनी के शेयर की कीमत जनवरी 2025 में 37 रुपए थी, जो अब बढ़कर 638 रुपए हो गई है, यानी 2184% की बढ़ोतरी। कांग्रेस का कहना है कि जहां 11 साल में कोई भी स्कीम समय पर पूरी नहीं हुई, वहीं 2025 की डेडलाइन से पहले देश ने 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया और इसका सबसे बड़ा फायदा गडकरी परिवार की कंपनियों को हुआ। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी ने जून 2014 में कहा था कि म्यूनिसिपल वेस्ट से जो एथेनॉल बनेगा उसके चलते पेट्रोल 55 रुपए प्रति लीटर और डीजल 50 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। सितंबर 2018 में नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार द्वारा 5 प्लांट लगाए जाएंगे जहां लकड़ी के पूरे और म्यूनिसिपल वेस्ट से एथेनॉल बनाया जाएगा। सच्चाई ये है कि आज तक लकड़ी के पूरे और म्यूनिसिपल वेस्ट से 1 लीटर एथेनॉल भी नहीं बनाया गया। 627 करोड़ लीटर एथेनॉल बना है। इसमें 56% गन्ना और बाकी अनाज का इस्तेमाल हुआ है। इसमें कहीं भी लकड़ी के पूरे और म्यूनिसिपल वेस्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ। 1 लीटर एथेनॉल बनाने में करीब 3000 लीटर पानी की खपत होती है, यानी पर्यावरण को संरक्षित करने का दावा भी जुमला निकला। बाकी देश की जनता
पेट्रोल और डीजल की कीमत तो जान ही रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ और भूस्खलन पर गहरी चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि बाढ़ के पानी में बड़ी मात्रा में लकड़ी बहना इस बात का सबूत है कि पहाड़ी इलाकों में अवैध पेड़ कटाई हो रही है। सीजेआई पीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने केंद्र और राज्यों को 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। याचिका में दावा किया गया कि जंगलों की कटाई और सुरंगों के निर्माण से पारिस्थितिकी असंतुलित हुई है। हाल ही में हिमाचल में 340 से अधिक और उत्तराखंड में 80 से अधिक लोगों की मौत हुई, जबकि पंजाब में 1400 गांव प्रभावित और 3.5 लाख लोग विस्थापित हुए। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से यात्रा और यातायात बाधित हुआ। कोर्ट ने पेड़ों की कटाई रोकने और पारिस्थितिकीय संतुलन बहाल करने के तत्कालिक कदम उठाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बीच द्विपक्षीय बैठक में कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी। पीएम मोदी ने कहा कि सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और वहां से भारत में बड़े पैमाने पर निवेश हुआ है। दोनों नेताओं ने रक्षा संबंधों को और मजबूत करने के साथ ही एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन शिपिंग, स्किलिंग, सिविल न्यूक्लियर और अर्बन वाटर मैनेजमेंट जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का रोडमैप तैयार किया। बैठक में यह भी तय हुआ कि द्विपक्षीय कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट और भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौते का समयबद्ध तरीके से पुनरीक्षण किया जाएगा ताकि व्यापार को और तेजी दी जा सके। बता दें कि लॉरेंस वोंग 3 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं और यह दौरे का अंतिम दिन था। इससे पहले उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.